हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं, किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई हैं, इनको हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से प्रश्न जो है ये कॉमन है और हर पेपर में आता ही है, पर प्रश्न को कुछ अलग तरीके से पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो यहाँ पर पश्चिमी हिंदी की बात की जा रही है, तो आपको पता है ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, शौरसेनी अपभ्रंश से। शौरसेनी अपभ्रंश से हमारी पश्चिमी हिंदी आती है, राजस्थानी हिंदी आती है और पहाड़ी हिंदी। ये तीन तरह के अपभ्रंश ये तीन तरह की जो आपकी उपभाषाएं हैं, ये आपकी शौरसेनी अपभ्रंश से ही उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अगर हम शौरसेनी अपभ्रंश की अगर हम बात करते हैं तो हमने कर दिया कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ये तीन जो है इसमें आती है। पश्चिमी हिंदी की अगर बात करें हम, तो पश्चिमी हिंदी में आपको पता है कि इसका जो आकार होता है ये मतलब ये जो है आकार बहुला होती है और औकार बहुला होती है। जो आपके आकार बहुला रहती है इसमें कौरवी, हरियाणवी या बांगरू, दक्खनी आती हैं। औकार बहुला में आपकी ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी आती है। ठीक है, राजस्थानी की हमने बात की थी, तो राजस्थानी हिंदी आपकी ट वर्ग बहुला आती है। ठीक है, मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढानी, मेवाती या मालती इसमें आती हैं। पहाड़ी हिंदी की अगर बात करें तो कुमाऊनी, गढ़वाली आती हैं। ठीक है, तो ये आती हैं आपकी। चलिए आगे हम मगधी यहाँ पे दिया गया है, तो मगधी की अगर बात करें तो मगधी अपभ्रंश से आपकी जो उपभाषा उत्पन्न होती है वो बिहारी हिंदी है। बिहारी हिंदी की अगर बोलियों की बात करें तो आपकी भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये तीन आपकी इसमें आती हैं। ठीक है, आगे हमारे पास दिया गया है ब्राचड़। ठीक है, ब्राचड़ की अगर हम बात करें तो ब्राचड़ में जो है आपकी वो सिंधी, लहंदा और पंजाबी, ठीक है, इसको पूरा बोला जाता है ब्राचड़ पैशाची या ब्राचड़ भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसको पश्चिमोत्तरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये पश्चिमोत्तरी भी है ये। ठीक है, इसमें आपका सिंधी, लहंदा और पंजाबी ये तीन आती हैं। अगर हमने शौरसेनी की यहाँ पर बात की थी, तो मैं अगर आपको बताऊँ तो शौरसेनी जो है आपकी ये मध्य में आती है। ठीक है, याद रखिएगा मध्यवर्ती है ये। मगधी की अगर हम बात करें तो ये आपकी पूर्वीय है। ठीक है, और उसके बाद हमने ब्राचड़ की बात की थी, तो ब्राचड़ आपकी जो है ये पश्चिमोत्तर है। महाराष्ट्री को भी देख लेते हैं। महाराष्ट्री जो है आपकी ये आपकी दक्षिण है। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये दक्षिणी है। ठीक है, दक्षिणी। और महाराष्ट्र की जो आधुनिक भाषाएं हैं ना, वो आपकी मराठी है। ठीक है, मराठी जो है ये महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो प्रमुख बोलियाँ आती हैं वो आती हैं आपकी कोंकणी, नागपुरी, ठीक है, कोष्ठी, महारी आदि आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी आती हैं? कोंकणी, नागपुरी, कोष्ठी, महारी आदि आपकी किस में आती हैं? महाराष्ट्री में जो है आपकी आती हैं। ठीक है, तो ये आपकी आती हैं इसमें। चलिए आगे चलते हैं। पश्चिमी सीमा की मगही किससे प्रभावित है? देखिए, पश्चिमी सीमा की जो मगही है वो किससे प्रभावित है, तो आप अगर चाहें तो इसको आप मगही से जो है वो पकड़ सकते हैं। मगही, ठीक है, मगही क्या है? ये भोजपुरी है ना। एक मिनट पेन ले लूँ मैं। भोजपुरी, ठीक है, मगही क्या है? भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी। इसमें क्या आता है आपकी जो हमने कहा था भोजपुरी, मगही, मैथिली। ठीक है, ये आपके मगधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। उपभाषा बिहारी हिंदी है। ठीक है, और बोली जो है इसकी भोजपुरी, मगही और मैथिली है। तो आप इसको यहाँ से ले सकते हैं। कुमाऊनी की हमने बात कर ली है। कुमाऊनी, गढ़वाली, इसकी दो बोलियाँ आती हैं। इसकी उपभाषा की बात करें पहाड़ी हिंदी है। अगर इसके अपभ्रंश की बात करें तो शौरसेनी अपभ्रंश है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ की जो अगर हम अपभ्रंश की बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीन आती हैं। कन्नौजी की हमने ऊपर बात कर ली है। ठीक है, ये जो है आपकी शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी इसकी उपभाषा है। इसकी दो मतलब इसकी प्रमुख जो है वो दो तरह की रहती है, आकार बहुला और ओकार बहुला। ठीक है, बोलियाँ इसकी आती हैं मुख्य रूप से 5, कौरवी, हरियाणवी, दक्खनी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास कि आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनि के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाई थी? तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अस्कोली ने किया था। ठीक है, इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं नीचे कि आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले अस्कोली नामक विद्वान ने की थी। ठीक है, अस्कोली महोदय ने 100 की संख्या के आधार पर शतम और केतुम नामक के भारोपी परिवार की भाषाओं को यहाँ पर रखा था। ठीक है, शतम और केतुम वर्ग की दो मतलब जो थी ना यहाँ पर, है ना, उनको यहाँ पर रखा था। अच्छा, यहाँ पर शतम और केतुम ये दो वर्ग की आती हैं, पर इनमें से क्वेश्चन जो है वो भी बहुत बार जो है यहाँ से बनता है ना। शतम और केतुम वर्ग में आपकी कौन कौन सी रहती है? देखिए, शतम वर्ग की अगर हम बात करें, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ यहाँ पे कि भारोपी परिवार की 10 शाखाएँ हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर शतम और
और केतुम 2 वर्ग में बांटा जाता है, ये सबको ही पता है, ठीक है। पर इसको बांटने का सुझाव जो दिया था वो अस्कोली ने सबसे पहले दिया था, और इसके 2 वर्ग किए थे आपके, शतम वर्ग और केतुम वर्ग। शतम वर्ग में आपके 4 आती हैं, भारत, ईरानी, आर्य भाषा, बाल्टो, स्लाविक, आर्मीनी और अल्बानी या इलीरियन, है ना। ये 4 आती हैं आपकी सतम वर्ग में। केतुम वर्ग की अगर हम बात करें तो जर्मानिक, जिसको ट्यूटानिक भी कहते हैं, केल्टिक आता है, ग्रीक आता है, तोखरी, हिटाइक और इटालिक, ठीक है। ये आपकी आती हैं 6 जो है वो इसमें आती है, तो मतलब कुल मिलाकर 10 हो गई। 4 आपकी शतम वर्ग में आती हैं, 10 आपकी केतुम वर्ग में आती हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनका जो था ये क्रम था, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास जो क्वेश्चन है आगे कि भाट भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। तो भाट भाषा किसे कहते हैं, तो आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। डिंगल भाषा को क्या कहा जाता है, भाट भाषा जो है कहा जाता है, ठीक है। एक आपका यहाँ पे अच्छा थोड़ा सा अगर हम देखें छत्तीसगढ़ी जो है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं इनको भी देख लेते हैं एक बार, है ना। कि यहाँ पर जो आपका छत्तीसगढ़ी दिया गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी को क्या कहा जाता है, खलटाही या लारिया कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है छत्तीसगढ़ी का, ठीक है। इसका आता है आपका खलटाही या आता है लरिया, ठीक है। खलटाही या लारिया जो आता है वो आपका छत्तीसगढ़ी का आता है, ठीक है। डिंगल की हमने बात कर ली, डिंगल की जो आती है ये भाट भाषा आती है, ठीक है। एक आपकी पिंगल की, अगर डिंगल की बात करें तो पिंगल को भी देख लेते हैं। पिंगल की आपकी आती है नाग भाषा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर राजस्थानी की बात की गई है ना। अगर हम राजस्थानी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो राजस्थानी का तो वैसे मतलब हमें पता है कि ट वर्ग बहुला जो है वो आपकी राजस्थानी जो है वो रहती है। पर राजस्थानी का तो सिर्फ इसका राजस्थानी का यहाँ पर एक नाम इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि राजस्थानी भाषा का जो नामकरण किया था वो किसने किया था, तो वो मैं आपको बता दूँ, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। किसने किया था, आपके जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, ठीक है। और उसके बाद पहाड़ी हिंदी में तो आपको पता ही है कि पहाड़ी हिंदी की हमने जब बात की थी तो उसमें कौन और गढ़वाली की बात की थी। तो यहाँ पर अगर उपबोलियों की बात करें, अन्य अन्य की बात करें तो डिंगल भाषा का जो मतलब ये जो अन्य नाम है वो भाट भाषा है। पिंगल का जो है वो नाग भाषा है। इसी तरह से एक दो मैं और बता देती हूँ इंपॉर्टेंट आपको, बघेली का रिवाई आता है, ठीक है। बघेली का क्या आता है, रिवाई आता है अन्य नाम, ठीक है। छत्तीसगढ़ का खलटाही या लारी आता है। कौर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसका अन्य नाम खड़ी बोली आता है, ठीक है। अवधी का कौशली या बैसबाड़ी आता है। बुंदेली का बुंदेलखंडी आता है। ब्रज भाषा का अंतर्वेदी आता है। हरियाणा का बांगरू या देशवाली आता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये बनते ही हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन थोड़ी सी इसकी, चलिए डेफिनेशंस भी इसकी देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, कि भाट भाषा डिंगल भाषा को कहते हैं। डिंगल भाषा राजस्थानी प्लस अपभ्रंश से मिलकर बनती है। राजस्थानी प्लस अपभ्रंश जब मिलेगा तो वो डिंगल बन जाएगा। पिंगल जब ब्रज और अपभ्रंश मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा, पिंगल। पिंगल मैंने कोमल जिसको बोलते हैं ना, डिंगल होता है कर्कश या कठोर भाषा, पिंगल होता है कोमल और मधुर, ठीक है। तो मतलब ब्रज में कैसे लोग होते हैं, ब्रज की लोगों की बोली कैसी है, पिंगल है, मतलब बहुत मधुर है, बहुत कोमल है ना। और डिंगल जो है, तो डिंगल जैसे आपको पता है आपका जब आपका आदिकाल शुरू हुआ था तो वहाँ पर जो आपके शुरू में जो आए थे जैसे पृथ्वीराज चौहान और बीसल देवरासो, ये जो कुछ लिखे गए थे, मतलब जो भी वीर गाथाओं वाले जो ग्रंथ लिखे गए थे उनमें कहीं कहीं पर डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग जो था वो किया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन, भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। ये हमें बताना है कि भाषा के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है। चलिए देखते हैं। भाषा प्रतीक व्यवस्था है, बिल्कुल है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, बिल्कुल। मैंने अपनी मम्मी से सीखी थी, आप अपने मम्मी पापा से सीखते हो, हम मतलब अनुकरण जहाँ जाते हैं उस चीज़ का करते हैं। भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है, बिल्कुल नहीं है। प्राकृतिक तो बिल्कुल भी नहीं है। भाषा व्यवहार सामाजिक है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन आपका सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। मतलब ये जो है ये गलत है, ऑप्शन सी जो है ये गलत है। भाषा के संबंध में भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा अर्थ के संबंध में प्राकृतिक है, ये कथन गलत है। भाषा प्रतीक व्यवस्था है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा व्यवहार सामाजिक है, ये सभी कथन जो है इसके संबंध में बिल्कुल सही है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अष्टम सूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है। देखिए अष्टम सूची की जब हम बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके पास हो जाता है। ऑप्शन डी अनुच्छेद 351 में जो है वो इसकी बात की गई है, ठीक है। अब देखिए 351 की सूची में के अंतर्गत जो इसकी व्यवस्था की गई थी, तो हमें पता है कि अगर हम 351 की बात करते हैं तो हम 343 को भी देख लेते हैं। 343 की अगर हम बात करें तो इसमें संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वो
देवनागरी होगी, ऐसा कहा गया था। ठीक है, 345 की बात भी अगर हम देखते हैं तो इसको भी कर ही लेते हैं कि किसी राज्य या विधान मंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शास्त्रीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। ठीक है, मतलब किसी राज्य या विधान मंडल की विधि द्वारा जो है उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अन्य भाषाओं को जो है वो उस भाषा के लिए राजकीय शासनों के लिए जो है वो प्रयोग कर सकता है। 349 अनुच्छेद दिया गया तो इसकी भी बात कर लेते हैं। 349 में क्या है कि मतलब जब संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, मतलब सिंपल से अगर आप यहाँ पे बात करें 349 में जो है वो आपके 15 वर्ष की बात की गई है। 343 में आपके जो है वो संघ की राजभाषा हिंदी होगी। 345 की बात करें तो इसमें मंडल शब्द को याद रख लीजिएगा, है ना, कि विधानमंडल की बात जो है 345 में की गई है। और 351 में जो है वो आपके जो है वो अष्टम सूची के की भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है ना, अष्टम सूची की भारतीय भाषाओं की बात जो है वो आपकी इसमें की गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन जो है कि जनु लैनी हार न लेही जियो हर ही तारा सही ताही अतेने बोल आव मुख करे तराही तराही उपयुक्त पंक्तियों की भाषा कौन सी है? इसका ऑप्शन आपका ई जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ई अवधि है। ठीक है, अवधि जो है जैसे जनु लेहारी लेनी ले ही हा ही जो शब्द लास्ट में आते हैं इनमें अवधि भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवधि की हमने बात कर ली थी कि अवधि आपकी जो है ये अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है। ठीक है, हमने अवधि की ये बात कर ली थी। ठीक है, अवधि में आपकी अवधि बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं, पूर्वी हिंदी की है, मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। ठीक है, ब्रज की बात भी देख लेते हैं। ब्रज जो है जबकि ब्रज शौरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की ओकार बहुला है। ठीक है, ब्रज को याद रखिएगा, ओकार बहुला है। ठीक है, भोजपुरी मैथिली मगही अपभ्रंश की बिहारी हिंदी उपभाषा की बोली है तथा अपभ्रंश के अंतर्गत शौरसेनी अर्धमागधी मागधी पैशाची ब्राह्मण तथा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश आपके आते हैं। ठीक है, आपके कौन कौन से अपभ्रंश आते हैं? ओह सॉरी, आपके अपभ्रंश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपके अपभ्रंश जो हैं कौन कौन से एक बार फिर बता देती हूँ। शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, पैशाच्य अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश तथा महाराष्ट्रीय 6 तरह के अपभ्रंश जो हैं अभी हमने रिकॉल कर लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन है, ईसुरी किस बोली के लोक कवि हैं? ईसुरी किस बोली के लोक कवि हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास ये। इसका ऑप्शन डी बुंदेली के हैं। ठीक है, बुंदेली के हैं। ईसुरी जो हैं ये किस बोली के लोक कवि हैं? ये तो ये आपके ईसुरी के जो है लोक कवि है। बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बोली है ये आपकी। ठीक है, बुंदेली का क्षेत्र कहाँ कहाँ है देख लेते हैं। झांसी, जालौर, हमीरपुर, ओरछा, भोपाल, सागर, ठीक है, होशंगाबाद जिलों तक जो है वो आपकी क्या बोली जाती है? बुंदेली बोली जाती है ना। इस प्रकार दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिण में आपकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का मध्य भाग इस बोली के क्षेत्र का समाविष्ट है। किंतु बुंदेली में साहित्य रचना बहुत ही कम हुई है। लाल कवि ने छत्र प्रकाश की रचना बुंदेली में ही की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके लाल कवि जो हैं, ठीक है, लाल कवि जो है जिनको गोरेलाल भी बोला जाता है, ठीक है, उनका जो छत्र प्रकाश आपका आता है, ठीक है, वो किस में आता है आपका? वो उन्होंने बुंदेली में ही लिखा है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन जो अपभ्रंश भाषा की स्थिति काल क्या है? अपभ्रंश की अगर भाषा की बात करें तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 500 से 1000 ईस्वी। ठीक है, 500 से 1000 ईस्वी तक जो है वो आपकी अपभ्रंश मानी जाती है। 15 से 500 ईस्वी पूर्व के कालखंड को क्या कहा जाता है फिर? ठीक है, 1500 से 500 ईस्वी के कालखंड को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है 1 मिनट में पेन ले लूँ। इसको कहा जाता है आपके वैदिक भाषा। ठीक है, क्या कहा जाता है? ये है आपकी वैदिक भाषा। ठीक है, उसके बाद 500 ईस्वी से 1 की बात अगर हम करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? 1 को हम क्या कहते हैं? पाली। ठीक है, 500 से 1 को क्या कहते हैं? पाली कहते हैं। और ठीक है, उसके बाद जो है आपका आता है 1 से 1500। ठीक है, ये आता है आपका, ठीक है, ये आता है आपका प्राकृत का। ठीक है, तो आज हम इतने ही क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की आपको त्रुटि लगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।